हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। फिर से एक बार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ जीव विज्ञान का संपूर्ण समाधान प्राप्त करेंगे। साथ में आपको सारे चैप्टर्स के नोट भी मिलेंगे। इसके साथ ही सभी चैप्टर्स या पूरे सिलेबस का संपूर्ण समाधान आपको यहां दिया जाएगा। हम लोग इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी, जीवों में जनन, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन खत्म कर चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको इन सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे चैप्टर्स के नोट भी मिलेंगे। आज हम लोग एनवायरमेंटल इशू का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एनवायरमेंटल इशू का पहला लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या है, प्रदूषक के प्रकार क्या है, इसके साथ ही वायु प्रदूषण शुरू कर चुके थे। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है और वायु प्रदूषण को किस तरह से, वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है और इसके बाद वायु प्रदूषण को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा आज करेंगे। इसके साथ ही पीछे के लेक्चर में हम लोग ओजोन लेयर पर लेक्चर को खत्म किए थे। आज हम लोग ओजोन लेयर से अपने चैप्टर्स का शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्त, देखते हैं ओजोन लेयर है क्या। ओजोन लेयर क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो कल एक छोटा सा रिव्यू हम लोग लिए थे ओजोन लेयर का, कि ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो पृथ्वी के 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पृथ्वी के 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैले हुए लेयर को हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। यह लेयर मुख्य रूप से ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है। इस लेयर का कार्य यह होता है कि ये सूर्य प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोककर हम लोगों को विभिन्न प्रकार के रोग से बचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर के कारण ही हम लोगों को पराबैंगनी किरण का कुछ खास असर नहीं होता है या कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। ये ओजोन लेयर यानी कि ये ओजोन परत हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं जरा कि इस ओजोन परत का निर्माण किस तरह से होगा और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही इसका अवक्षय यानी कि ओजोन परत के टूटने का प्रक्रिया क्या है, किस तरह से टूटता है और इसके टूटने से हम लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन सारे बातों का चर्चा हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे ओजोन लेयर के तरफ, इसके फायदे के तरफ, इसके अवक्षय के तरफ, और इसका नुकसान, इसके अवक्षय का क्या नुकसान है और उस अवक्षय को किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं, इन सारे बातों पर चर्चा किया जाएगा। शुरू करते हैं आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक आज का ओजोन लेयर। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ऐसा लेयर जो पृथ्वी के 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ होगा। पृथ्वी के 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ जो परत है, इसको हम लोग नाम देते हैं ओजोन परत। अब आप देखेंगे जरा, ये जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, इस ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां हम लोग देखें तो ये जो हम लोगों का नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO2, इसके ऊपर जब सनलाइट आती है तो ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड टूट करके NO नाइट्रोजन डाई वाला कंडीशन मोनो वाले कंडीशन में परिवर्तित होगा और इसके साथ में एक ऑक्सीजन मुक्त होता है। अब हमारे पर्यावरण में उपस्थित ऑक्सीजन क्या होगा कि फिर वहां पर उपस्थित सिंगल ऑक्सीजन के साथ यहां से टूटे हुए ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और मिलने के बाद ये क्या करता है, ओजोन परत का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया हमारे पर्यावरण में लगातार चलते रहती है। दूसरा, ओजोन परत का निर्माण जब हुआ
तो ओजोन परत का मुख्य कार्य हम लोग आगे देखेंगे कि कार्य क्या है या फिर ओजोन परत का महत्व क्या है। अब देखिए, ओजोन परत के बनने के बाद और टूटने का भी प्रक्रिया शुरू हो जाता है, यानी कि ओजोन का बनना और टूटना, ओजोन का बनना और टूटना ये दोनों हमारे पर्यावरण में लगातार चलते रहती है। अब हम लोग ओजोन अवक्षय का बात कर लेते हैं। ओजोन अवक्षय एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हमारा ओजोन परत लगातार टूटते रहता है। जिस तरह से लगातार बन रहा है उसी तरह से टूटने की भी प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। ओजोन अवक्षय, ओजोन परत के टूटने का प्रक्रिया, ओजोन परत के टूटने का प्रक्रिया ओजोन अवक्षय कहलाता है। अब आप देखेंगे जरा यहां पर ओजोन अवक्षय हो कैसे रहा है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के शोध के बाद पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पर्यावरण में उपस्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन अवक्षय का सबसे मुख्य कारण है। यहां आपको जो फार्मूला दिखाई दे रहा है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही फार्मूला है, CFCl3। CFCl3 जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही फार्मूला है। अब आप देखेंगे जरा कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से हमारे पर्यावरण में उपस्थित ओजोन को तोड़ने का कार्य करता है। अब आप देखिए जरा किस तरह से यह कार्य चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे जरा कि किस तरह से यह कार्य चलता है। तो CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर जब लाइट का इमिशन होगा, लाइट आएगी, सनलाइट, तो उसके बाद ये टूट जाता है CFCl2 और एक क्लोरीन को मुक्त कर देता है। CFCl2 और एक क्लोरीन को मुक्त करेगा। इसके बाद आपका ये जो मुक्त हुआ Cl है ये हमारे वातावरण में, पर्यावरण में उपस्थित ओजोन के साथ मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद ये ClO और O2 में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आपका जो ओजोन था, ये ओजोन ये अब ऑक्सीजन में, क्लोरीन के ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में क्या हुआ है, बदल चुका है। अब इसके बाद आपका ये ClO पुनः ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और Cl और O2 का निर्माण करता है, पुनः Cl और O2 का निर्माण करेगा। इस तरह से पुनः आपके वातावरण में क्लोरीन और ऑक्सीजन मुक्त हो चुका है। बस यही प्रक्रिया ओजोन अवक्षय का है। इस तरह से ओजोन परत का निर्माण और ओजोन अवक्षय हम लोग देख चुके हैं। ओजोन अवक्षय, अब ध्यान देंगे जरा, कुछ जगह पर जैसे आर्कटिका में हम लोग, कुछ वैज्ञानिकों के शोध के बाद उसने हमें बताया कि आर्कटिका में ओजोन परत काफी पतला हो चुका है। ओजोन परत के इस तरह से पतले होने का जो प्रक्रम है उसको हम लोग नाम देते हैं ओजोन छिद्र। क्या नाम देते हैं? ओजोन छिद्र। अंटार्कटिका में क्या हुआ कि काफी ज्यादा ओजोन परत हमारा काफी पतला हो चुका है, इसको हम लोग नाम देते हैं ओजोन छिद्र। अब देखिए जरा कि ये ओजोन छिद्र के कारण काफी ज्यादा नुकसान वहां के लोगों को या फिर वहां उपस्थित जीवों को हो सकती है। यहां हम लोग ओजोन का महत्व, यानी कि ओजोन परत का अगर महत्व देखें तो जो भी महत्व ओजोन परत का होगा उसके का मतलब जो भी महत्व हम लोग देख रहे हैं वहां के लोगों को इस तरह का कोई भी फायदा देखने के लिए नहीं मिल सकता है। अब देखिए जरा ओजोन का महत्व क्या है। तो सबसे पहला बात करें तो इसका महत्व होगा कि ये पराबैंगनी, ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को रोकेगी। सबसे पहला इसका महत्व यह होगा कि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को ये रोकने का कार्य करती है। चलिए दूसरा महत्व देखते हैं। ओजोन परत का दूसरा महत्व अगर देखें तो ये ओजोन स्तर पराबैंगनी किरण को रोकने के साथ साथ त्वचा कैंसर से भी बचाने का कार्य करेगा। त्वचा कैंसर से हम लोगों को ये बचाएगा। इसके अलावा तीसरा कार्य इसका ये भी होगा कि ये उत्परिवर्तन को रोकेगा। उत्परिवर्तन को रोकता है। इसका ये भी कार्य होगा कि ये उत्परिवर्तन को रोकने का भी कार्य करता है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं
ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है देखते हैं जरा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का हिंदी में हम लोग कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग नाम देते हैं वैश्विक उष्णता। ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम हो जाता है हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग का नाम हो जाता है वैश्विक उष्णता। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। चलिए देखते हैं जरा ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर और ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक उष्णता है क्या। तो ध्यान देंगे, हरित गृह प्रभाव का सबसे पहले आप ये समझिए कि हरित गृह प्रभाव पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है, ये खेती से रिलेटेड है। वैसे जगहों में जहां पर ठंड काफी अधिक है, उन जगहों में खेती करने के लिए क्या किया जाता है कि एक हरे रंग के पॉलिथीन से पूरे एरिया को इस तरह से कवर किया जाएगा और उसके नीचे खेती किया जाएगा। वहीं से यानी कि खेती में उपयोग किए जाने वाले पौध घर से निर्माण हुआ है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अब देखिए जरा कि यहां ये पर्यावरण में उपयोग किया क्यों गया। तब तो पर्यावरण में उपयोग करने का कारण है कि हरित गृह प्रभाव में हम लोग ये देखे वहां जो खेती हो रही है वहां पे सनलाइट के उपयोग के लिए क्या किया गया कि जब सनलाइट उसके ऊपर एक्सपोज हुआ तो उसके बाद वो सनलाइट वहां से बाहर नहीं आ पाया, यानी कि वहां का तापमान बढ़ गया। जैसे अगर मान ले कि यहां पर ये एक इस तरह से माने कि ये एक जगह है जहां खेती करनी है, तो यहां इस तरह से क्या किया गया, यहां इस तरह से क्या किया गया कि एक पौध घर का निर्माण किया गया। यहां पर क्या किए हम लोग, इस तरह से ये दिए और यहां हम लोग क्या किए, ये पौधा हमारा ये फसल है और इस फसल को क्या किया गया, इस तरह से ढक दिया गया। तो देखा गया यहां आने वाले सनलाइट पहुंच तो रहा है लेकिन इसके बाद ये यहां से रिटर्न नहीं हो रहा है। बस इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दिए हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, यहीं से नाम आया है। इस बात को आप देखेंगे। अब देखिए जरा हरित गृह प्रभाव तो हुआ, अब हरित गृह प्रभाव के बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक उष्णता। तो देखिए जरा कि जब हरित गृह प्रभाव के कारण वातावरण में आने वाले सनलाइट जब रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, यानी कि पृथ्वी से टकरा करके फिर पर्यावरण में नहीं जा पाता है, तो उस सनलाइट के कारण हमारे वातावरण का तापमान लगातार बढ़ते रहता है और यही प्रक्रिया कहलाती है वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। याद रखेंगे आप जरा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हरित गृह प्रभाव के कारण वातावरण का तापमान बढ़ता है, यही प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब आप देखेंगे यहां कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन सा गैस है, तो CO2, N2O, CFC और CH4। CO2 सबसे ज्यादा, CO2 ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण CO2 है। 55% CO2 जो है ये सब 55% के साथ CO2 सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। अब देखेंगे जरा CO2 ऐसा क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण हो रहा है। अब देखिए होगा क्या कि जब सनलाइट अर्थ पर एक्सपोज हुआ और वहां से रिफ्लेक्ट होना है उसको, उस समय में हमारा CO2, हमारे पर्यावरण में उपस्थित CO2 एक परत का निर्माण कर लेगा और जब सनलाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसको यहां आकर के क्या किया, रोक दिया। बस यही प्रक्रम ग्लोबल वार्मिंग का या वैश्विक उष्णता का कारण बनता है और हमारे पर्यावरण का तापमान लगातार बढ़ते जाता है। चलिए अब आगे हम लोग आगे शुरू करते हैं। वैश्विक उष्णता का कारण, वैश्विक उष्णता तो पता चल गया। अब देखिए जरा वैश्विक उष्णता का प्रभाव क्या होगा, वैश्विक उष्णता का प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होगा। एक बात आप और याद रखेंगे, इन सारे गैसों को मिलाकर के हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इन सारे गैसों को मिलाकर के हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं क्योंकि यही गैस है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा और ग्लोबल वार्मिंग कारण होगा। रिजल्ट हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग मिलता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव काफी भयानक हो सकता है। इस तरह से
क्यों हो सकता है, तो ये समझेंगे। सबसे पहले नंबर में जब क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान काफी अधिक बढ़ जाएगा। दूसरा कारण, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ा और तापमान के बढ़ने के कारण जो हिम शिखर है वो पिघलना शुरू होगा। तीसरा, हिम शिखर के पिघलने के कारण समुद्र तल की ऊंचाई घटेगी और घटने के कारण बाढ़ आने की संभावना रहेगी। बिना समय बरसात, बिना समय गर्मी, ये सारा कारण हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। चलिए, इस तरह से हम लोग वायु प्रदूषण खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग अब इंटर करेंगे जल प्रदूषण में। वाटर पोल्यूशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। जल प्रदूषण पे जाने से पहले हम लोग वायु प्रदूषण का नियंत्रण देख ले। वायु प्रदूषण का नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है? वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हम लोगों के पास मुख्य रूप से दो उपाय हैं। क्या सब? तो सबसे पहले वायु प्रदूषक का पृथक्करण, वायु प्रदूषक का पृथक्करण, और दूसरा प्रदूषक का त्याग। वायु प्रदूषक का पृथक्करण और दूसरा प्रदूषक का त्याग। सबसे पहला अगर हम लोग वायु प्रदूषक के पृथक्करण का बात करें तो यहां हमारे पास दो विधि है मुख्य रूप से। सबसे पहला स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र और इसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र और कैटालिटिक कन्वर्टर क्या क्या है देखेंगे जरा। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र ऐसा एक यंत्र है जिसमें क्या किया जाता है कि इसमें से यहां देखिए जरा, इस तरह से इसका संरचना है, जहां से क्या किया जाएगा कि डर्टी एयर, गंदे एयर को पास किया जाएगा। जब ये यहां से गुजरता है तो यहां से लाइम वाटर से इसको पास होना पड़ता है, जिसके बाद क्या होगा कि यहां से सारा क्लीन एयर बाहर आता है और जो डस्ट, इस एयर में जो डस्ट और वाटर है वो यहां से नीचे आ जाता है। ये प्रक्रिया स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का है। कैटालिटिक कन्वर्टर ये एक ऐसा प्रक्रम है, कैटालिटिक कन्वर्टर ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या किया जाएगा कि सारे जो भी जिसके कारण नुकसान हो रहा है, जिसके भी कारण नुकसान हो रहा है, उसको उस वायु प्रदूषक को कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस वायु प्रदूषक को कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषक का त्याग, ये तो हुआ कि अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। अब इसके बाद प्रदूषण हो ही नहीं, इसका कुछ उपाय किया जाए तो क्या सब है? तो सबसे पहला हम लोग स्वचालित वाहन का, सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? स्वचालित वाहन का कम से कम उपयोग करेंगे। सबसे पहला हम लोगों का है कि स्वचालित वाहन का कम से कम उपयोग किया जाए, जितना कम हो सके। दूसरा कि अच्छे से अच्छे ईंधन का उपयोग किया जाए। गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा यह किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन ईंधन मार्केट में उपलब्ध करवाया जाए। तीसरा कारण यह है वायु प्रदूषण को, तीसरा तरीका यह है वायु प्रदूषण को रोकने का कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। चौथा कारण यह है नाभिकीय परीक्षण को कम किया जाए। इसके अलावा जो भी हम लोग जिस भी कार्य के कारण वायु प्रदूषण हमारा हो रहा है, इन सारे कार्यों को कोशिश करें कि कम से कम किया जाए, जिसके कारण हमारा वायु प्रदूषित नहीं हो। चलिए दोस्त, यही सारा कहानी है वायु प्रदूषण के नियंत्रण का। आगे हम लोग शुरू करते हैं जल प्रदूषण।